नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रशिया और यूक्रेन संघर्ष के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी हैं मौजूद। जी हां दोस्तों, दोनों पड़ोसी देशों के युद्ध छेड़े जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संबंधित अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे थे। दोस्तों, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इस बैठक में दोनों देशों के संकट के आर्थिक प्रभाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के तरीकों समेत कई अन्य जरूरी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। दोस्तों, रशिया ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद एक विशेष सैन्य अभियान के तहत गुरुवार को यूक्रेन के कई शहरों में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्व यूरोपीय देश पर रूस के हमले से बाजारों में हलचल मच गई। इस घटनाक्रम के बीच बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 2700 अंक से अधिक टूट गया। इससे पहले दोस्तों, यूक्रेन के हवाई क्षेत्र बंद कर दिए जाने के बाद भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों को लेने के लिए कीव जाने वाली विशेष उड़ानें रद्द की जा रही है। दोस्तों, भारत अब एयर इंडिया की उड़ान के वापस आने के बाद और बंद यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के कारण दिल्ली से अपने नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रशिया के कारण एलन मस्क को 1.03 लाख करोड़ रुपए का घाटा। अंबानी की संपत्ति 22,000 करोड़ घटी। जी हां दोस्तों, रूस ने गुरुवार की सुबह आखिरकार वही कर दिया जिसका पूरी दुनिया विचार कर रही थी। दोस्तों, शेयर बाजार कई दिनों से हलचल दिखा रहा था। जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ 4 से 5 घंटों के भीतर ही दुनिया के टॉप 20 अमीर लोगों की संपत्ति में 3.11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है। जी हां दोस्तों, भारत की बात करें, केवल भारत के अरबपतियों की, तो दोस्तों भारत के अंदर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, उदय कोटक, दिलीप संघवी समेत टॉप 10 कारोबारियों को भी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला के एलन मस्क की नेटवर्थ में 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ गई है। एलन मस्क के बाद में जेफ बेजोस की संपत्ति में 41,390 करोड़ रुपए की कमी आई है। बिल गेट्स की संपत्ति में 12,793 करोड़ रुपए की कमी आई है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की संपत्ति में 21,820 करोड़ रुपए की कमी आई है। गौतम अडानी की मार्केट वैल्यू 9,782 करोड़ कम हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, और भारतीयों की बात की जाए तो शिव नाडार की संपत्ति 5,393 करोड़ कम हो गई है। राधा कृष्ण धामानी की संपत्ति 1981 करोड़ कम हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी इलेक्शन 2022। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर लगाया जातिवाद फैलाने का आरोप। 3 तलाक के मुद्दे पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, यूपी के बहराइच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केसरगंज विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जमी वीर राजा सुलहदेव महाराज की है। अमित शाह ने कहा कि सुलहदेव भारत के गौरव के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल में योगी जी ने चुन चुन के माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की है। वहीं अखिलेश यादव ने फुल टॉस गेंद डाली है। आपको गेंद को बाउंड्री के पार भेजना है। उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में हजारों हत्या अपराध बेलगाम था। योगी जी के शासन में माफिया नहीं, बजरंग बली दिखाई पड़ते हैं। सपा सरकार से 70% कम अपराध योगी सरकार में हुआ है। यूपी के बहराइच के सदर सीट के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। सपा पर करारा वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि सपा फिर से एक बार जातिवाद का जहर घोलने आई है। वो फूट डालो राज करो की नीति पर विश्वास करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भगोड़े कारोबारियों से वसूली। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, माल्या, मोदी और चोकसी ने अब तक 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस किए। जी हां दोस्तों, हजारों करोड़ का बैंक फ्रॉड कर देश से भागे कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक 18,000 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े 67,000 करोड़ के मामले पेंडिंग है।
जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और CT रवि कुमार की बेंच मामले की सुनवाई कर रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें PMLA के तहत जब्ती, जांच और कुर्की के लिए परिवर्तन निर्देशालय को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती दी गई है। इस मामले में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी समेत कई सीनियर वकीलों ने PMLA संशोधनों के संभावित दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन 2022, बस्ती में बोली मायावती, बीजेपी सरकार में पिछड़ों को नहीं मिला आरक्षण का लाभ, सपा पर जमकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा के छठे चरण के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रही है। पार्टियों के स्टार प्रचारक के आने का सिलसिला अब बस्ती से शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज बस्ती जनपद में पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। मायावती ने कहा कि हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सर्व समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही। इन पार्टी की सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। केंद्र और राज्यों से सत्ता से बाहर होने पर, चुनाव आने पर कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी की बात करती है। सपा की सरकार में गुंडों, बदमाशों और माफियाओं का राज रहा। दंगा फसाद की वजह से यहां तनाव रहा। हमारी सरकार ने ज्यादातर जनहित की योजनाओं को सपा सरकार ने बदल दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली से जा रहे हैं वैष्णो देवी तो अब सुनहरे रास्ते पर होगा सफर, जानिए होने जा रहा है बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में दिल्ली से वैष्णो देवी तक सफर बेहद सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से कटरा तक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दूसरे फेज के बाद अब पहले फेज का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। पहले पैकेज का निर्माण रोहतक जिले से शुरू हो गया है। झज्जर जिले में जसोरखेड़ी गांव के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से कटरा एक्सप्रेसवे शुरू होगा। इस एक्सप्रेसवे पर 21 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। हरियाणा व पंजाब के गुरदासपुर तक 397 किमी लंबे एक्सप्रेसवे पर 21 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। हरियाणा में इस एक्सप्रेसवे पर 135 किलोमीटर के अंतराल में 8 तो 262 किमी, पंजाब क्षेत्र में 13 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। दोस्तों, यह KMP पर हरियाणा के झज्जर जिले के 8 गांव जसोरखेड़ी से सोनीपत, रोहतक, गोहाना, जींद, करनाल, कैथल से होता हुआ खनौरी बॉर्डर से पंजाब की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की वजह से शेयर बाजार में आया भूचाल, निवेशकों को लगी 13.32 लाख करोड़ रुपए की चपत। जी हां दोस्तों, ताजा गतिरोध के बाद दुनिया भर के बाजारों में अफरा तफरी मच गई है। इन देशों के बीच संघर्ष के चलते भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भूचाल आ गया। लगातार 7वें कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। केवल आज ही की गिरावट में शेयर बाजार में निवेशकों को 13.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के कारोबार में BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 242.28 लाख करोड़ रुपए रहा। एक दिन पहले ये रकम 255.68 लाख करोड़ रुपए थी। इस लिहाज से सिर्फ एक दिन के कारोबार में निवेशकों को 13.32 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई। दोस्तों, फरवरी में निवेशकों को 28 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2022 का आगाज 26 मार्च से BCCI की बैठक में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, IPL 2022 का शेड्यूल सामने आ गया है। 26 मार्च से T20 लीग की शुरुआत होगी। IPL गवर्निंग काउंसिल की गुरुवार को हुई बैठक में इस पर मोहर लगी। दोस्तों, पहले टूर्नामेंट के 27 मार्च से शुरू होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन ब्रॉडकास्टर की ओर से इसमें बदलाव करने को कहा गया था। इसे BCCI ने मान लिया। T20 लीग के मौजूदा सीजन में 8 की जगह 10 टीमें उतर रही है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस को पहली बार मौका मिला है। इस बार 60 की जगह 74 मुकाबले खेले जाएंगे, यानी कि 14 मैच अधिक होंगे। क्रिकबज़ की खबर के अनुसार लीग राउंड के 55 मुकाबले मुंबई में, जबकि 15 मैच पुणे में होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ये जंग पड़ेगी आपकी जेब पर भारी, 15 रुपए लीटर तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए दोस्तों कब तक बढ़ जाएंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, क्या पड़ेगा आपकी जेब पर असर, जाने। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं खबर को विस्तार से।
दरअसल दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच जंग की आंच आपकी जेब पर भी आएगी। रूस यूक्रेन तनाव के कारण पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा था और गुरुवार को रूस के हमला कर देने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत $103 प्रति बैरल पर पहुंच गई। पिछले 2.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दाम में 27% की बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों इन 2.5 महीनों में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही तेल की कीमतों में इजाफा होने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $103 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। इससे पहले 2014 में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार चले गए थे। दोस्तों घरेलू तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल $20 प्रति बैरल से भी ज्यादा महंगा हो गया है। जानकारों का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध लंबा चलता है तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल, 51,000 के पार पहुंचा गोल्ड। जी हां दोस्तों, ताजा वैश्विक संकट के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी के भाव में भारी उछाल देखने को मिला। आज सोने के दाम में 1656 रुपए की तेजी दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमतें 2350 रुपए तक बढ़ गई हैं। दोस्तों MCX पर गुरुवार को सोने की कीमतें बढ़कर 2022 के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खबर लिखे जाने तक MCX पर गोल्ड प्राइस में 2178 रुपए की तेजी देखी गई, वहीं चांदी की कीमतों में 2884 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तरीके से दोस्तों सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 2350 की तेजी के बाद 66,267 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 63,917 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय छात्रों को वापस लाने का प्लान तैयार, यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स जल्द आएंगे घर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के लिए रास्ता खोज लिया है। शाम के समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत सरकार छात्रों का वहां से निकालने का हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पोलैंड और हंगरी के रास्ते भारतीय स्टूडेंट को वापस लाया जाएगा। हंगरी में बने भारतीय दूतावास के अफसरों को यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को नागरिकों को निकालने के काम में लगाया गया है। अफसरों ने कहा है कि वे यूक्रेन में भारतीय दूतावास के साथ तालमेल करके वहां फंसे भारतीयों को पोलैंड और हंगरी के रास्ते भारत भिजवाने का काम शुरू करें। दोस्तों हंगरी में बना भारतीय दूतावास इस काम के लिए हंगरी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। साथ ही पोलैंड में भी कैंप बनाए गए हैं, जहां पहुंचकर भारतीय छात्र अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, टीम इंडिया ने दी श्रीलंका को ना भूलने वाली एक तरफा मात, सीरीज में ली 1-0 की बढ़त। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैचों में 62 रन से एक तरफा मात दी। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दोस्तों भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 200 रनों का बड़ा टारगेट दिया था, लेकिन श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 137 रन ही बना पाई। भारतीय टीम के खिलाफ 200 रन के टारगेट का पीछा कर रही श्रीलंकाई टीम को 62 रन से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इस मैच में श्रीलंका की शुरुआत काफी खराब रही और पारी की पहली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने श्रीलंका को पहला झटका दिया। इसके बाद श्रीलंका के विकेट गिरते रहे। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने 2-2 विकेट लिए, वहीं रविंद्र जडेजा और यजवेंद्र चहल को 1-1 विकेट मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से 25 मिनट की बात, कूटनीति से शांति का दिया मंत्र। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके अलावा पीएम ने हिंसा को छोड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बातचीत से मामले में हल निकाला जाना चाहिए। दोस्तों जानकारी के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री ने हालातों को लेकर आश्वासन देते हुए कहा है कि यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द और सुरक्षित निकाला जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि यूक्रेन के हालात गंभीर हैं, लेकिन भारत चाहता है कि शांति कायम रहनी चाहिए और बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले का असर वैश्विक शेयर बाजार पर सुबह से दिख रहा है। भारत का शेयर बाजार भी इससे प्रभावित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
यूपी चुनाव, अखिलेश बोले बीजेपी की हो गई है खटिया खड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एग्जिट पोल का इंतजार न करें, चारों चरणों के बाद दिग्गजों के बड़े दावे। जी हां दोस्तों, यूपी में 5वें चरण के प्रचार में धार आ गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौथे चरण के चुनाव के बाद गुरुवार को बड़े बड़े दावे किए। इस दौरान तीखे सियासी हमले भी तीनों दिग्गजों ने खूब दिए। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब से जनता ने बीजेपी की खटियां खड़ी की है तब से उनके बयान घटिया घटिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जो घोर परिवारवादी आपके पास आकर वोट मांग रहे हैं वो लोग सशक्त और आधुनिक उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते। ये अफवाहवादी और पलायनवादी हैं, ये घोर अंधविश्वासी हैं। कुर्सी ना चली जाए इसके लिए ये लोग नोएडा और बिजनौर नहीं जाते। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर हमला करने के साथ ही बड़े दावे किए। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 चरण के मतदाताओं ने एक मजबूत नींव डालने का काम किया है। आम लोगों को उस मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने का काम अब आगे करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोंडा में बोली प्रियंका गांधी, यूपी में हो रही है धर्म की राजनीति, विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, गोंडा में आगामी 27 फरवरी को मतदान होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां पुलिस ताकत झोंकने में लगी हुई है, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोंडा के गोरा विधानसभा क्षेत्र के मस्कना में कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए वोट की अपील की। वहीं बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति कर रही है और गरीब को गरीब ही रहने देना चाहती है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मैं मंच से प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि क्या चुनाव के बाद राशन मिलेगा, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। धर्म जाति की राजनीति करने की साजिश है। जब मनरेगा था तो गरीबों को काम दिया गया था। यहाँ के लोग अन्य राज्यों में जाकर अपना हुनर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के हुनर का कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार आई तो 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ किए गए थे, बिजली हाफ कर दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को चुनाव में उतारा है और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर पाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट, बिटकॉइन 2.78 लाख और इथेरियम में 26,000 रुपए की कमी। जी हां दोस्तों, गुरुवार को प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, बिटकॉइन शाम 4:30 बजे 9.7% की गिरावट के साथ 27.90 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान इसकी कीमत में 2.78 लाख रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। वहीं दोस्तों इथेरियम की बात करें तो बीते 24 घंटों में इसकी कीमत में 12.43% की गिरावट देखी गई है। यह 26,647 घटकर 1.87 लाख रुपए पर आ गई है। दोस्तों ठेथर और यूएसडी कॉइन में आज बढ़त देखने को मिली। ठेथर की बात करें तो करीब 24 घंटे में इसकी कीमत में 0.82 की बढ़त देखी गई, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में आज भयंकर गिरावट देखी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बीच गुजरात में फैली दुर्लभ बीमारी, 12 मामले सामने आने के बाद डॉक्टर्स ने बताई अजीब बात। जी हां दोस्तों, गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा में दुर्लभ बीमारी गुलियन बेबी सिंड्रोम के 12 मामले सामने आए हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी चौहान ने बताया कि 12 मामले लगभग एक सप्ताह में सामने आए। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने मामलों के कारण पूरे भूराऊ क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्थानीय लोगों में किस कारण से यह बीमारी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि अब तक 12 लोग जेबीएस से प्रभावित पाए गए हैं। उनका गोधरा और वडोदरा के अस्पतालों में इलाज जारी है। हमें अभी तक उस सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है जिसके कारण यह बीमारी हुई। भूराऊ और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी शुरू कर दी गई है। दोस्तों विशेषज्ञों का कहना है कि जेबीएस एक दुर्बल विकार है जो शुरू में शरीर में कमजोरी और अंत में पक्षाघात का कारण बनता है। जीबीएस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने तंत्रिका तंत्र के हिस्से पर हमला करती है। चौहान ने कहा कि गोत्री जीएमआरएस अस्पताल और वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के डॉक्टरों की संयुक्त टीम बुधवार को विस्तृत जांच के लिए गोधरा पहुंची है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में गोल्डन टेम्पल कहां पर है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट
हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।